घने जंगलों और दर्द भरे पहाड़ियों के बीच एक पुराना गांव बसा था, छायापुरी। ये गांव दुनिया की नजरों से लगभग पूरी तरह से कट गया था, जैसे समय ने यहाँ पे कदम रखना ही बंद कर दिया हो। दिन के उजाले में शायद सब कुछ ठीक लगता, पर जैसे जैसे रात का अंधेरा चादर की तरह गांव पर गिरता, इसका असली चेहरा सामने आ जाता। सन्नाटे में से अजीब, बेचैन कर देने वाली आवाजें गूंजती। कहीं दूर से एक औरत की मधुर पर कुछ अजीब, अस्वाभाविक धुन सुनाई देती, जो दिल के कोने में डर का जहर घोल देती। लोग कहते थे कि हमारे इस गांव में कोई प्राचीन श्राप मंडरा रहा है, क्योंकि जिसने भी उस अजीब और अस्वाभाविक धुन को सुना, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। हमने तो सुना है कि वो आवाज इंसान के अंदर कुछ छोड़ देती है और उसका एक छुपा हुआ हिस्सा हमेशा के लिए इंसान को अधूरा और खोखला कर देता है। हाँ, कभी अचानक जंगल में कोई पशु आंखों में डर और खून के निशान के साथ मृत पाया जाता है, और कभी कोई आदमी जैसे हवा में घुल गया हो, बिना किसी निशान के रहस्यमय तरीके से गांव से गायब हो जाता है। और जो लोग लौट कर आते हैं, उनकी आंखों में वही अजीब, ठंडी और बेहद भयानक खामोशी होती है, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो, कुछ जो इंसान के बस से बाहर है, कुछ जो रात के अंधेरे में बस छाप छोड़ जाता है और दिमाग के कोने में हमेशा के लिए डर का जहर घोल जाता है। हाँ, ये बात तो 100% सच है कि हमारे गांव में कोई प्राचीन श्राप है, और वो श्राप उस जंगल से है। गांव के हर चेहरे पर डर और अंधविश्वास की गहरी छाया थी। जैसे ही शाम ढली, औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपका कर बैठ जाती, उन्हें अपनी गोद में छुपाए रखती, जैसे कोई अनजानी भयानक चीज उनके आसपास घूम रही हो। बुजुर्ग अपनी थोड़ी भारी, थोड़ी भयानक आवाज में कहानियां सुनाने लगते, यक्षिणियों की, भटकती आत्माओं की, और उस औरत की जो रात के सन्नाटे में मधुर मगर अस्वाभाविक गीत गाती थी, जैसे अंधेरा खुद उसकी गीत में घुला हो। बच्चे डर के मारे मां की गोद से छुपकर सांसें रोक लेते, और बड़े बूढ़े लोग मजबूरी में एक दूसरे की तरफ से नजरें चुराते, जैसे कोई अनजानी भयानक शक्ल उन्हें छुपके से देख रही हो। गांव के कोने कोने में एक अजीब सी तनाव भरी हवा घूमती, हर सांस के साथ डर जहर घोल देती और रात के अंधेरे को और गहरा और भयानक बना देती। गांव के किनारे घने जंगल और खुरदरे पहाड़ियों से घिरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था शशिकांत, एक गरीब मगर मेहनती लोहार। दिन रात भट्टी में आग जलती और लोहे पर चोट पड़ते ही गूंजती हुई गांव में वो आवाज कोने कोने में एक अजीब सा फलसफा लिए, जैसे लोहा खुद किसी रहस्यमय रूह की कहानी सुना रहा हो। तपते अंगारों की लाल रोशनी में शशिकांत की वो आंखें चमक उठती, आंखें जो साधारण मनुष्य की नहीं, उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो आंखें किसी सच के पीछे भाग रही हो। उसका जीवन बस मां की सेवा, औजार बनाना और काम में डूबा रहना, पर उन आंखों की गहराइयों में गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्यमय और भयानक छाया रहती। गांव वाले अक्सर उसे चेतावनी देते, देखो शशिकांत, रात में देर तक मत जागा करो, किसी रात वो औरत की आवाज तुम्हें भी अपनी तरफ खींच लेगी। गांव वाले की वो बात सुनकर शशिकांत हंसता है और कहता है, अरे चाचा, ये भूत प्रेत वाले किस्से सिर्फ कहानियां ही हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल होता है, और हमें हर चीज को विज्ञान की नजर से देखना चाहिए। डर के आगे सच हमेशा छुपा होता है, बस आंखों को साफ करना जरूरी है।
बोलता तो वो इतना कठोर था जैसे डर और अंधेरे को बेकरार कर देने वाला इंसान हो, लेकिन अंदर से उसका दिल कुछ और ही कहता था। इस गांव में कुछ तो ऐसा है, कुछ रहस्यमय और भयानक, जो शायद मेरी समझ के बाहर है। हर छोटी सी आवाज, हर अंधेरा कोना मेरे दिमाग में एक खौफनाक सवाल जगाता है। ये सच है भी या बस मेरे दिमाग का एक खेल? एक शाम जब गांव वाले चौपाल पर बैठे थे तो बातें अचानक रहस्यमय और अस्वाभाविक आवाज की तरफ मुड़ गई, जिसे लेकर सबके दिलों में एक अजीब सी खौफ और उत्सुकता दोनों ही थी। धुएं से भरे आकाश के नीचे टिमटिमाती मशालों की नर्म रोशनी में एक बुजुर्ग धीरे से बोला, कल रात को किसी ने फिर उसी औरत का गाना सुना। जब सुबह होते ही वो अपने खेत में गया तो उसका एक बैल मरा हुआ था। बाबा की बात सुनकर सब खामोश हो गए कि तभी पीछे से आवाज आई, सुना है कि 3 दिन पहले रामलाल का बेटा भी जंगल में गया था और अब तक वापस नहीं लौटा। ये बातें सुनकर सबके सब सहम गए और उस भीड़ में खासकर की औरतों ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। औरतें फुसफुसा रही थी, पुरुषों के चेहरों पर चिंता और दहशत साफ थी। शशिकांत किनारे बैठा चुप रहा, बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाता, पर भीतर उसकी छाती में बेचैनी की लहरें उठ रही थी। हर घटना पर उसका मन कहता, कोई तर्क होगा, कोई वजह होगी, ऐसे कोई गायब नहीं हो सकता, ना ही किसी पशु की मृत्यु हो सकती है। ये यक्षिणी पिशाचनी जैसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं गहराई में एक ठंडी परछाई उसके दिल को छू रही थी, जैसे अंधेरे ने उसके कानों में खुद आकर धीरे से फुसफुसाकर कहा हो, सच हमेशा वही नहीं होता जो आंखें देखती है। शशिकांत जानता था असली सच अब भी सामने आना बाकी है। उस रात चांद पूर्ण था। उसकी ठंडी रोशन चांदनी जंगल की पहाड़ियों पर इस तरह बिखर रही थी जैसे किसी ने चांदी की चादर ओढ़ ली हो। शशिकांत अपनी छोटी सी भट्टी में देर रात तक लोहा तप रहा था, हथौड़ा चला रहा था। आग की लपटें उछलती फुफकारते हुए हवा में घुल जाती और उसकी गूंज अंधेरे में गूंजती रहती। फिर अचानक कुछ बदला। हथौड़े की गूंज के बीच उसके कानों में एक आवाज पड़ी, इतनी अलौकिक, इतनी अजीब कि एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। वो एक औरत का गीत था, सुर इतने मधुर, इतने मोहक, जैसे किसी ने उसकी रूह को पकड़ लिया हो। हर स्वर उसके धड़कनों के साथ घुल जा रही थी, उसे खींच रही थी। शशिकांत का हाथ रुक गया। हथौड़ा धीरे से उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन है वहां? उसने खुद से हल्की सी बुदबुदाहट की और आंखों को चौकन्ना कर लिया। आवाज अब बिल्कुल साफ थी, जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने भट्टी की आग धीमी की और बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। चांदनी ने जंगल को घेर लिया था। अचानक उसके सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी की नजर उस पर टिकी हुई। गला सूख गया। घबराहट में उसे पसीने आने लगे। हाथ से माथा पोंछता हुआ सावधानी से दरवाजे तक आया। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट और उस गाने की तान मिलकर ऐसा असर डाल रहे थे कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। और तब उसने देखा सिर्फ एक झलक। पेड़ों की परछाइयों और धुंध के बीच एक चेहरा उभरा, इतना सुंदर कि सांसें अटक गईं। लाल होंठ जैसे ताजे खून से भरे हो, लंबे बाल,
रेशम की तरह चमक रहे चांदनी में, और उन आंखों में प्रेम नहीं, कुछ और था। एक आंखें दहशत जैसे, उनमें जीवन भी हो और मृत्यु भी। उसकी मुस्कान में मिठास थी, पर उसके साथ ही छुपी थी विनाश की आहट। शशिकांत का दिल एक पल के लिए थम सा गया। यक्षिणी? ये तो वही यक्षिणी है जिसका नाम मायावती है। ये मैंने क्या देख लिया? मायावती बस एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई, लेकिन उसका एहसास शशिकांत की सांसों में, उसकी त्वचा पर, उसकी धड़कनों में बस गई। वो आंखें, वो गीत, वो परछाई सब मिलकर उसकी रूह पर छा गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था। ये सपना था या सच्चाई? अगर ये सच था तो अब मेरी जिंदगी भी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। भैरवगढ़, वो इलाका, जंगल की गहराइयों और गांव की पुरानी कथाएं अब शशिकांत के जीवन का नया अध्याय बन चुकी थी। एक ऐसा अध्याय जिसमें रहस्य, डर, मोहब्बत और मौत एक साथ सांसें ले रही थी। उस रात के बाद शशिकांत बदलने लगा। दिन में भट्टी पर लोहा पीटता, पर रात होते ही आंखों के सामने बार बार वही चेहरा उतर आता। लंबे बालों वाली वो सुंदर औरत, जिसकी आंखों में गहरी खामोशी और कुछ आंखें जिनमें पुकार। कभी धुओं की लहरों में वो झलक जाती, कभी पानी की सतह पर, और कभी सपने में आकर वही गीत गाती। शशिकांत अब एक अजीब दौर से गुजर रहा था, जहां डर और आकर्षण एक साथ सांस ले रही थी। वो खुद को समझाता है, ये सब थकान है, दिमाग का भ्रम है, याद मत कर उसे। शशिकांत अपने मन को ऐसे ही समझाता और सोने चला जाता, पर वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दोबारा दिखाई देने लगता। क्या ये सच में हो रहा है या मेरा भ्रम है? नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रम तो इंसान को कभी भी होता है। और ये आवाजें तो मेरे को हर समय आ रही हैं। ये कोई भ्रम नहीं है। लगता है मैं सच में फंस गया हूं। गांव वालों की बातें भी सच लगने लगी हैं अब तो। जब नींद में भी वही आवाज पीछा करने लगे, तो आदमी खुद से झूठ नहीं बोल पाता। गांव वाले भी अब उसकी हालत को भांपने लगे। एक दिन गांव का बुजुर्ग रविदास उसके पास आया। उसकी आंखों में पुराना डर छुपा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शशिकांत, तेरे चेहरे पर मैंने यक्षिणी की छाया देखी है। याद रखना, यक्षिणी का प्रेम कभी सुख नहीं लाता, वो सिर्फ मौत और बर्बादी लाती है। ये कहते हुए रविदास की आवाज कांप गई, जैसे वो किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा हो। रविदास वहां से आगे बढ़ गया और शशिकांत का मन उलझन में पड़ गया। डर भी था, लेकिन साथ ही साथ अजीब सी जिज्ञासा भी। क्यों वह स्त्री मेरे सामने आती है? क्या वो सच में कोई इंसान भी है या कोई लोक की आत्मा? यक्षिणी की कहानी क्या है जो पूरा गांव सहमा हुआ है? दिन बीतते गए और रातें भी गहरी, घनी, खामोश होती गई। फिर आई वो रात जब रहस्य ने खुद को छुपाना बंद कर दिया। हवा में सिर्फ सन्नाटा था और चांद पूर्णिमा के पीछे छुपकर देख रहा था। शशिकांत अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था और जैसे ही कमरे का तापमान गिरना शुरू हुआ, उसकी सांसें धुंध में बदल गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और देखा, वहां खड़ी थी मायावती। उसकी उपस्थिति कमरे को भर रही थी, जैसे हर कोना उसके होने से रोशन हो गया हो।
हल्की सी चांदनी की धूल उसके चेहरे पर छिड़की हुई थी और उसके चरणों में एक ऐसी चमक थी जो शशिकांत के अंदर डर और मोहित होने का एक साथ एहसास जगाती। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक थी, जैसे उनमें डूबकर इंसान अपनी पहचान ही खो दे। लाल होंठ पर उनकी मुस्कान में दर्द और श्राप दोनों छिपा था। उसने शशिकांत की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी पर ठंडी हवा जैसी कानों को छू देने वाली थी। शशिकांत, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि शशिकांत का दिल कांप उठा। वो स्तब्ध रह गया। कमरे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। डर उसके सीने से चिपका हुआ था, जैसे किसी ने सांसें जकड़ ली हो। लेकिन उस खौफ के पीछे एक अजीब सा खिंचाव भी था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। होंठ सूख कर फटने लगे। उसने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और फुसफुसाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई और मेरा नाम कैसे जानती हो? मायावती की आंखों में अचानक से चमक कौंधी। उसने गहरी सांसें खींची, जैसे सीढ़ियों से उतरकर वो उसका इंतजार कर रही हो, और बोली, शशिकांत, मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं सदियों से इस जंगल में बंधी हुई हूं। मेरे पास सब कुछ था, सौंदर्य, शक्ति, धन, दौलत, वैभव, दुनिया का हर सुख। लेकिन विश्वासघात ने मुझे कैद कर दिया। मेरा श्राप सिर्फ एक प्राचीन तलवार से टूट सकता है, तलवार जो अब नष्ट हो चुकी है। उसे फिर से गढ़ना होगा। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। इतना सुनकर शशिकांत बहुत सहम जाता। उसे महसूस होने लगता है जैसे उसका दिल सीने से बाहर छलांगे मारने लगा है। वो मन ही मन सोचता है, मैं ठहरा एक लोहार, मेरा काम है तलवार बनाना, लेकिन क्या मैं सच में किसी श्रापित आत्मा के लिए तलवार गढ़ सकता हूं? अंदर सवालों का एक तूफान सा था और शशिकांत मायावती की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा ही काम है। मेरा काम ही लोहार का है और मैं उसमें बहुत निपुण हूं। इतना सुनकर मायावती खुश हो जाती है और वहां से अदृश्य हो जाती है।